एक लावा ज़्यादा यहाँ पे हो, और कुछ, और कुछ, पानी के अंदर है पानी के बाहर, बाहर है अंदर? किस केस में उसमें छेद होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं? होल इनसाइड द रॉक। When the gases will escape fast, and in which cases gases comes fast? कूलिंग जब फास्ट हो, ध्यान रखना, जब कभी भी किसी रॉक में कूलिंग फास्ट होता है तो ऐसे केसेस में उसके जो अंदर जो गैसेस वगैरह हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंतर्गत क्या होगा, छेद हो सकता है। ज़्यादा कूलिंग फास्ट कहाँ होगा, पानी के अंदर या बाहर? पानी के, मान लो कि तुम्हारा ये सपोज बहुत गर्म हो गया, ये इसे ठंडा करना है तो हवा में रख दूं या पानी में डाल दूं, कब ठंडा होगा? सिंपल, कूलिंग फास्ट कहाँ होता है? क्योंकि हीट आसानी से, इतनी बात समझ में आई? एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट और रॉन्ग? हवा जो है कुचालक होता है ऊष्मा का। अगर ऐसा नहीं होता तो पड़ोसी में आग लगता, कहीं पड़ोस के घर में, तुम अपने घर में मर जाते जल करके उसकी गर्मी से। बैड कंडक्टर होता ना, इतना ही गुड कंडक्टर होता तो आज पोल के रीजन में कितना है चिल्ड, -45 -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हम यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। हवाएं तो आ रही है ना फिर भी, माना कि हिमालय है, बट फिर भी अगर इतना आसानी से कैरी कर लेता हीट तो कितना मुश्किल होता। इसके साथ से बताओ, जब हवा की बात करें तो ये हवा गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बैड। हाउ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? हवा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर? और गुड होता तो क्या होता? करंट होता ना। इतनी सारी, है ना, बेयर लाइंस, नंगी तारें जा रही हैं 11,000 वोल्ट, उससे भी ज़्यादा का साउंड आता है। क्यों आता है साउंड, बाय द वे? इलेक्ट्रॉन मूव्स आपके फेस पे नहीं कर रहे हैं, हाथ पे नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये है, एक मिनट टाइम लेता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जब पूछ रहे हो तो। मान लो कि ये है सिल्वर और ये है सपोज आयरन, इश्यू नहीं ना? मान लो यहाँ से करंट I1 आया और यहाँ पे क्या आ गया, I1 ही रहेगा, I2 रहेगा? जितना अमाउंट यहाँ से रिलीज किया था करंट का उतना ही यहाँ पे भी कम होगा, लॉस होता है। इस केस में मान लो हमने कर दिया I1 डैश, यहाँ पे I2 डैश, ये है सिल्वर, ठीक है, और ये है आयरन। दोनों केस में साउंड सेम आएगा, इलेक्ट्रॉन तो सेम जा रहा है, मान लो कि अमाउंट मैंने सेम रखा दोनों का, तो आवाज़ सेम आएगी कि अलग अलग? इसका मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पे आवाज़ निर्भर नहीं करता होगा, कुछ तो। सिंपल, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो भी ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, अगर बीच में रेजिस्टेंस होगा, रुकावटें होंगी, तो ऊर्जा का सुना है ना कि कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो ऊर्जा साउंड के रूप में सुनते हो या हीट के रूप में जो तार गर्म हो जाता है, ये वही करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, राइट? वही है ना? आवाज़ क्यों आती है, यही करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो हमारा एनर्जी है, उस विद्युत ऊर्जा, वो कन्वर्ट किस में हो गई, उष्मा ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में। अब इसका मतलब ये है कि अगर जब आयरन से पास करेगा तो आवाज ज्यादा या कम? क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है तो इसमें ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, पास नहीं करेगा। समझ में आया? अगर यहीं पे कोई सुपर कंडक्टर रख दो तो नहीं आएगा, साइलेंटली आराम से जाएगा वहां पे। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए कभी गलती नहीं, ये सब यूपीएससी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन। कंडक्टिविटी वर्ड यूज किया तो आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, समझ में आ गया? चलो एक और लाइन बोल दो जब यही बात हो रही है तो। ज्यादातर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी देखा है? झुग्गी झोपड़ी, स्लम्स, कहाँ होते हैं? जहाँ से वायर क्रॉस करती है ना, देखना गौर करके, उनके नीचे होता है जनरली। ऐसा क्यों?
चोरी की लाइट के लिए? तुम डायरेक्ट इतने बड़े वायर से तार खींच लोगे नीचे? नहीं। क्यों होता है? आईएएस बनने जा रहे हो तो आंसर नहीं करोगे, फिर समस्या का समाधान कैसे करोगे? क्यों नहीं रहना चाहता है बाय द वे? सेफ्टी इश्यूज हैं। किस तरह का सेफ्टी इश्यूज है अगर वायर टूट जाए तो? रियली? और कोई? ऑब्वियसली एक तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो प्राइवेट लोग वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करने जाएंगे ज़्यादातर। तो वहाँ पे कोई गरीब जाके घर बना के रह सकता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन क्या रहना चाहिए? आंसर है क्यों नहीं रहना चाहिए। वाई डेंजर जो आपने बताया, इसके अलावा क्या और वजह हो सकता है? जब जहाँ से इतने हाई वोल्टेज में करंट पास कर रहा होता है, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात करोगे, 60 मीटर की दूरी तक ऐसे वायर से 60 मीटर की डिस्टेंस तक इंसान को नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज आपका हार्ट बीट, लाइफ में जो भी आपके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, ये अफेक्ट हो जाते हैं। बिकॉज वहाँ पे हायर एनर्जी क्रॉस वहाँ पे कर रहा है और वो डेंजरस होता है आपके लिए। ठीक है? ऐसे केसेस में कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसलिए तार को हमेशा ऐसी जगह से क्रॉस किया जाता है जहाँ पे लोग ना रहें, और लोगों को मना किया जाता है। तो आप तो जाओगे नहीं। अच्छा, ऐसी घरें क्या कभी लीगल हो सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में हो रही हैं कि नहीं? कोई भी करे, बट रॉन्ग और राइट? अब ये सब इश्यूज हैं, आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। रेडी रहोगे? आपको ये स्पेशली पढ़ाने नहीं जाएगा, समझ में आ गया? 60 मीटर के डिस्टेंस तक नहीं रहना चाहिए। प्लस में वहाँ पे लगातार आवाज़ आती है, आपने कहा वो आवाज़ डेंजरस होता है। साउंड वेव्स, उसकी फ्रिक्वेंसी, आपका हार्ट का फ्रिक्वेंसी कोई लगातार आपके कानों में घन करता रहे, कैसा लगेगा आपको? नॉट गुड, और हार्ट हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो वॉल्केनिज्म, 3 चीजें निकलती हैं बाहर, कौन कौन? गैस, विखंडित पदार्थ, और लावा। गैसेस में हमने डिस्कस किया कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं डिसइंटीग्रेटेड मैटर की बात करूं तो वोल्केनिक बॉम्ब, ब्रेशिया, टफ, लैपली, डस्ट एंड एसिड। डन? इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, तो हमारा ये, अब बताओ व्हाट इज द कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म? पहला आपने पढ़ा वॉल्केनिज्म, दूसरा पढ़े हम लोग कॉजेस। क्या कॉजेज हैं? अगर कहो मेनली तो है हीट एनर्जी। कौन सा? हीट के हीट एनर्जी कारण कौन कौन से हैं? प्रीमोर्डियल हीट, बट इसको कभी भी ऊपर नहीं लिखो क्योंकि ये तो सेकेंडरी है ना, नाम मात्रा का है। मेन हीट कौन सा है? हमारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। गॉट इट? इससे क्या होता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन हीट जनरेटेड, हीट जनरेशन होगा तो क्या होगा? क्यों होगा ब्लास्ट? सिलसिलेवार तरीके से बोलने से आपका हमेशा क्रिस्टल क्लैरिटी आती है इन थॉट एंड आंसर राइटिंग में। सिंपल सा है, ये रिएक्शन करेंगे तो हीट ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होने से क्या होगा? एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन की वजह से चीज़ें बाहर आने की कोशिश करेंगी। एक्सपेंशन वहाँ उस तरफ ज़्यादा होता है जहाँ पे वीक जोन मिलता है। वीक जहाँ कहाँ पे है? क्रस्ट की तरफ। नीचे क्या है? स्ट्रोंगर है। दैट्स वाई क्रस्ट की तरफ जो भी पॉइंट मिलेगा उसको वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये कारण क्लियर है? ठीक है, इसके बाद कॉज हो गए। टाइप्स की बात करें? टाइप्स, चलो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ कितने? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आने की बारंबारता के आधार पे वोल्केनो को हम लोग एक्टिव एंड डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। जो लगातार इरप्ट हो रहे हैं वो क्या हो गए? एक्टिव। जो पहले इरप्ट हुए हैं, अभी नहीं हो रहे हैं और आगे कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हिंदी में क्या बोलेंगे? सुसुप्त, डोरमेंट। दो हो गए। ठीक है, तीसरा मतलब इसमें आने की अब संभावना नहीं है। आया है पहले 10,000 सालों में, ना आया हो। इन द ह्यूमन हिस्ट्री वी हैव नॉट नोटिस कि वहां से कुछ आया हो। उससे पहले आया होगा,
क्योंकि तो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए पृथ्वी को बने हुए, पूरा पृथ्वी ही वॉल्केनो था अपने आप में देखा जाए, चारों तरफ हो रहे थे। तो एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं विद टाइम और घट रही हैं। तभी कुछ ऐसा देखना हो तो ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे अगले 1 साल के अंदर पापा मम्मी ने कितने पॉकेट में पैसे भेजे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। ओवरऑल पूछा जाता है, 1 साल में नहीं, जब से तुम आए निकले हो घर से आए हो धीरे धीरे, उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो पॉकेट मनी बढ़ रही है। वॉल्केनिज्म की बात करो, मेन कारण क्या था? हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ, वो कम होता जा रहा है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही हो। अगर वो इंडिपेंडेंट अपने आप में है तो एनर्जी क्या हो रही है उसकी? कम होती जा रही है। ठीक है, पढ़े हो ऐसे प्रिंसिपल कुछ? लैपलास लॉ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, बस यूं समझ लो कोई चीज़ जैसे कितना गर्म है, गर्म पानी यहाँ रखा हुआ है, क्या ये धीरे धीरे और गर्म होगा कि ठंडा होगा? विद टाइम इसका एनर्जी कम होता जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी और चीज़ में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी घटनाएं हैं जो धरती के अंदर में प्रेजेंट हीट एनर्जी की वजह से हैं, वो सब धीरे धीरे मंद पड़ रहे होंगे, कम होता जा रहा होगा, है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जैसे वॉल्केनिज्म जैसे ही फिनिश करेंगे हम लोग, तो हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं पूरा पृथ्वी, उसके अंदर क्या है, इसमें मूवमेंट क्या है, मूवमेंट के मेजर टू कारण हम दो चीजें पढ़ लिया हमने, अर्थक्वेक और दूसरा वॉल्केनिज्म। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ सिद्धांत कि कहाँ पे किसने क्या दिया। तो सिद्धांत में सब यूज होगा ना अपने आप साइंटिस्ट खुद होते तो आप यूज करते हैं इन आधारों को कि कम हो रहा है क्या हो रहा है। लेटेस्ट रिसर्च आया है एक्चुअली 2022 अप्रैल महीने में, तो उस रिसर्च को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी मेंस में आया नहीं, आ जाएगा कभी भी। ठीक है, एनीवेज, तो टाइप्स के आधार पे पहला फ्रीक्वेंसी कहा तो मैंने एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोग कौन से हो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट? मैं एक्सटिंक्ट हो गया, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आ गया मैं। चलो फ्रीक्वेंसी के बाद मैं पूछूं लैंड, वैसे सिंपल, किस तरह से बाहर आ रहा है वो, एक पॉइंट के थ्रू या एक पूरे लाइन के थ्रू? दोनों होते हैं। तो जो पॉइंट के थ्रू आता है उसे मतलब नेचर ऑफ इरप्शन के आधार पे कौन सा होगा? एक फिशर, दूसरा सेंटर वाला। ठीक है, कोणीय होगा, दूसरा रेखीय होगा। डन। चलो इसके अलावा मैं पूछूं टाइप्स नेचर ऑफ लावा के आधार पे, नेचर ऑफ लावा कौन सा होगा? एसिडिक एंड बेसिक। क्लियर इतना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर, तो आप बताना मुझे, अगर मैं लावा का नेचर बताऊं, ये एसिडिक लावा हो गया और यहाँ पे बेसिक लावा, डिफरेंसेस अगर क्लियर हैं देन यू कैन इजीली आंसर एनी क्वेश्चन। इसको क्या हो गया? एसिडिक एंड, ठीक है कोई नहीं, पीपीटी ओपन कर देना मेरा, पीपीटी पेन ड्राइव में होगा। तो बताना एसिडिक एंड बेसिक में डिफरेंस, पहला कौन, हाँ वोल्केनिज्म, दोनों ओपन कर देना। उसे ओपन करना, रुक जा 1 मिनट। नाउ कहाँ गया जो खुला था? ये था ना? चलो ठीक है, हमने कहा कौन सा, एक एसिडिक दूसरा बेसिक। जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बताना कौन सा ऐसा होगा, मतलब लाइट इन कलर कौन सा होगा? एसिडिक क्या होगा? लाइट इन कलर, और वजन में भी लाइट हुआ। ठीक है, यहाँ पे डार्क ब्लैक भी बोल सकते हो, और ये हेवी, ये हेवी हो जाएगा। ठीक है, अभी बताना कौन रनी नेचर होता है? रनी नेचर, दैट मीन इजिली फ्लो, बेसिक। ये क्या हो गया? रनी,
फ्लो इसका ज्यादा है, इसका क्या होगा, कम। हाईली विस्कस, श्योर। विस्कस का मतलब क्या होता है, जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगा वो विस्कस ज्यादा होगा। तो मोर विस्कस कौन सा, ये विस्कस ज्यादा अगर हुआ ये, इसका मतलब ये फ्लो कम करेगा। रनी का मतलब क्या हुआ, लेस विस्कस, इतनी इजीली फ्लो, विस्कोसिटी, क्लियर है। चलो ठीक है। इसके अलावा बताना कौन आसानी से बाहर आता है और कौन विद एक्सप्लोजन आता है। जिसका ज्यादा है तो आराम से बाहर आएगा नहीं, वेट करो। एक एक ही धर लेते हैं, मान लो कि जो ये आसानी से बाहर नहीं आएगा, कैसे आता है, विस्फोट के साथ। तो यहाँ पे क्या हो बोल सकता हूँ मैं, एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा ये क्या होगा, लेस एक्सप्लोसिव। अगर इतना पता है तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन लाइक विच वन विल फॉर्म माउंटेन, एसिडिक। इसका मतलब दुनिया में जितने भी हमारे पास वॉल्केनिक माउंटेन होंगे, ज़्यादातर किसके बना होगा, एसिडिक से। बेसिक आराम से बाहर आया, और फ्लोएबिलिटी ज़्यादा है तो फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब जो प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर किससे बनेगा, बेसिक से। तो हमारा डेक्कन प्लेटू किससे बना होगा, बेसिक से। और बेसिक्स की बात करूं तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, आयरन, इसलिए वो ब्लैक भी है। का मतलब किसी सॉइल बनेगा उसमें भी आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी, वो आगे देखेंगे। एक बात याद रखना, सॉइल की बात कर रहा हूँ तो पूरे भारत में जितने भी सॉइल हैं सब में एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसकी कमी है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ध्यान रहेगा। इसीलिए आपका जो एनपीके पढ़े होगे, यूरिया, सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की। तो एक चीज़ तो हमेशा याद कर लो कि कभी भी सॉइल के बारे में आए तो एक चीज़ तो कमी है ही, कौन सा, नाइट्रोजन। डन। वो बाद में करेंगे सॉइल में डिटेल में, बट यहाँ काफ़ी था ना। चलो इसके अलावा पूछूं अगर, अच्छा सिलिकॉन की मात्रा किसमें ज़्यादा होगी, इसमें सिलिकॉन क्या है, ज़्यादा है, इसमें सिलिकॉन क्या है, लेस है। सिलिकॉन की मात्रा किस बात को निर्धारित करती है, कलर और डेंसिटी, और मेन है कि जो सिलिकॉन है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है ये। तो पूरी तरह से मेल्ट नहीं होने की वजह से एनर्जी तो आई, इसको बाहर आना है। ये इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, और ये एक्सप्लोसिव नेचर इसकी वजह से भी होता है। डन। इससे बने रॉक्स को क्या बोलेंगे, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। जो इससे निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, बेसाल्ट। बेसाल्ट का मतलब क्या है, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रहेगा इतना। तो मतलब जो ओशन फ्लोर हम आगे पढ़ेंगे वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है पूरा का पूरा। ठीक है। वॉल्केनो बाहर आया, फैल गया, बना, कैसा होगा वो, ग्रेनाइटिक या बेसाल्टिक। इतना क्लियर है कि बेसाल्टिक होगा, हेवियर होगा या लाइटर होगा, हेवियर होगा, डेंसर होगा, भारी होगा, स्ट्रॉन्गर या वीकर, स्ट्रॉन्गर होगा, कोई इशू। तो ये होगा बेसिक। इसमें बताओ कि कौन कहाँ मिलेगा, मान लो दो प्लेट आपस में टकरा रही हूँ, उनके पास कौन सा मिलेगा, सोचो। जब दोनों टकराएंगी आपस में, ऐसे केसेस में एक दूसरे के अंदर जाएगा। वॉल्केनो आने के लिए जरूरी है कि वहां पे क्या आ जाए, एक सबरक करे दूसरे के अंदर। ठीक है। और जहाँ पे नहीं करता वहां वॉल्केनो नहीं आता, जैसे कि इंडिया टकरा रही है, साथ में टकराया, कोई अंदर नहीं गया तो वॉल्केनो नहीं आया। लेकिन जहाँ पे अंदर जाएगा, जब वो अंदर गया, क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा, और वहाँ पे पानी है, अगर है, नहीं भी है तो क्रस्ट वाला पार्ट है, ओसनी क्रस्ट वाला पार्ट है, कई सारी चीजें मिलेंगी आपस में, एंड देन दे विल एक्सप्लोड, कम आउट। क्लियर इतना। चलो। तो ये कहाँ होगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जेंट, जब टुवर्ड्स ईच अदर आएगा। ये कहाँ पे आएगा, अवे फ्रॉम। अब वो तो अलग बात है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बात समझ में आ गई। अगर सिर्फ इतना समझ में आ गया तो जाके मैंने कहा था यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन करके देखना, यू कैन इजिली आंसर। डन। तो हमने बात कर ली अभी, वॉल्केनो क्या है, इससे निकलने वाले मटेरियल्स कौन कौन से हैं, इसके कारण
क्या है। इसके अलावा इसका टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग। टाइप्स में हमने पढ़ा पहला एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर शेप के आधार पे फिशर एंड सेंट्रल। इसके बाद हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा के आधार पे एसिडिक एंड बेसिक। अब लास्ट में लैंड फॉर्म्स कैसा बना, है ना। इसके आधार पे क्या क्या हो सकता है। शील्ड, चलो शील्ड हो सकता है। मिक्स को एंडेसाइटिक बोल सकते हैं, कंपोजिट बोल सकते हैं, कोई इशू। इसके बाद है कैल्डेरा हो सकता है, और क्रेडल नहीं, क्रैटर। ठीक है, चलो वही यहाँ पे कैल्डेरा या क्रेटर कर लो, शेप तो एक ही जैसा बन रहा है। छोटा है तो क्रेटर है, बड़ा है तो कैल्डेरा है। डन। इसी में कभी कोई कह दे फिशर, कोन, कोई इशू। आपकी मर्जी रख लो, अलग अलग शेप बन रहा है। और कुछ हो सकता है। चलो इसमें हो सकता है मिड ओशनिक रीजेस और लावा, फ्लड, बेसाल्टिक लावा, या प्रोविंस कह सकते हैं। फ्लड, बेसाल्ट, प्रोविंस। प्रोविंस मतलब जब बड़ा क्षेत्र होता है उसे प्रोविंस बोलते हैं हम लोग। डन। बताओ इसमें कौन सा लावा होगा, एसिडिक, बेसिक। श्योर है ना, क्योंकि दूर तक फैल रहा है तो बेसिक लावा। एग्जाम्पल डेक्कन प्लेटो। और दुनिया में कोई जगह आप लोग और भी होमवर्क कर लेना, जैसे कि यूएसए में कई पार्ट है, दुनिया में कई जगह मिल जाएंगे आपको जिससे इस तरह का लावा निकलता है और वहाँ पे क्या बन गया है, प्लेटो। तो कुछ होमवर्क भी कर लेना, ऐसे फैक्ट्स आ सकते हैं एग्जाम में। किसमें, पीसीएस में ज़्यादातर। यूपीएससी को मेनली कॉन्सेप्ट से मतलब है ज़्यादातर, फिर भी कुछ कुछ तो एग्जाम्पल हो आपके पास। अब पता लगा एक्टिव मैंने बताया 1500 प्लस है, आपको एक भी नहीं पता, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, ये मिड ओशनिक रीजन, यहाँ पे कौन सा लावा आएगा, एसिडिक, बेसिक। बेसिक। ओशन के अंदर प्लेट सेपरेशन मूवमेंट हो रहा है जनरली, तो क्या हो गया यहाँ पे, बेसिक ही है। ये कौन सा बताया था मैंने, शील्ड। बेसिक होगा ऑब्वियस। स्टेप कैसा, स्लोप, जेंटल या स्टीप, क्लियर है इतना। स्ट्रॉन्ग या वीक। अगर इस पे सॉइल कभी बने, कौन सा सॉइल बनेगा, ब्लैक सॉइल। क्लियर है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ तो सॉइल बनेगा नहीं, पानी के अंदर है, नहीं ना। नाम है रेड और तुम डार्क बता रहे हो। बढ़ेंगे आगे, सॉइल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, बढ़ेंगे आगे। ऑक्साइड्स बन जाता है उसका। एनीवेज यहाँ हो गया शील्ड, हो जाएगा यहाँ पे भी टिप, जेंटल, जेंटल। अगर ये कौन सा था, एंडेसाइटिक या कंपोजिट, इसमें क्या होगा, कौन सा लावा, क्योंकि ब्लास्ट, माउंटेन टाइप। मान लो एक बार ब्लास्ट हुआ, समथिंग लाइक कुछ ऐसा बन गया, और इसके ऊपर क्या बन गया, लावा, राख, डेब्रिज जम गए। फिर से ब्लास्ट हुआ, फिर से आया, फिर से जम गया, फिर से। तो लावा मीन्स मटेरियल इन लावा, ऐसे करके कई सारा मिल सकता है, मिक्सचर हो सकता है उसका, कंपोजिट इसीलिए कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, एंडेसाइटिक, ध्यान रहेगा। और लास्ट में कौन बचा अब, कैल्डेरा कब बनेगा, तो किस केस में कैल्डेरा बनने की संभावना है बताना। ये बेसिक में, एसिडिक में, बन सकता है दोनों में। ज्यादातर किस में बनेगा, एसिड, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है, वहां पे मतलब एक्सप्लोजन होता है ग्रेटर, और एक्सप्लोजन मतलब एसिडिक इन नेचर होना चाहिए। अगर वो एक्सप्लोजन हुआ वहीं पे, सबडक्टर गया, तो क्या बना, कैल्डेरा। जरूरी कि सबडक्टर ही, वहां पे एक्सप्लोजन इतना बड़ा हो कि पूरे उसके माउथ को ब्रेक करके बाहर की ओर फेंक दे। दोनों ही कंडीशन हमने पढ़ा था कि दो इसके बारे में थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो अमेरिकन हैं, जो वहाँ के जोग्राफर्स मेनली, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया,
ब्लास्ट करके वहीं पे गिर जाना। और जो डेली साहब है उन्होंने क्या कहा, दूर तक फैल जाए। उन्होंने कहा कि अगर वहां पे धसाव हो गया, सब्सिडेंस हो गया, कोलैप्स हो गया, तो उसको हम, उन्होंने नाम दिया, कैल्डेरा नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोले उन्होंने कहा, वोल्केनिक डिप्रेशन। बस उनका अपना एक मत था। लेकिन रियलिटी में जहां कहीं भी बड़ा होल है वहां पे माउथ है, क्या बोलेंगे उसे, उसमें अगर लेक आ गया, पानी जम गया तो कैल्डेरा लेक, या क्रेटर है तो क्रेटर लेक, इशू नहीं है। हमने यहाँ तक पढ़ा अभी तक, आगे बढ़े अब। डन। लेकिन कुछ और होता है, पलाया कुछ और होता है। हम क्रेटर क्रेटर लेक की बात कर रहे हैं। जानना लगून क्या होता है, अब यही जान जाओगे। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग। क्या नहीं समझना। कोई क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास। सिंटर कौन सिंटर, बस छोटा सा बन गया। आधार क्या सा है, सेब। कैसा सेब बना, सिंपल। ये क्या बताना, आप बताइए। ये कैलेंडर में कई जगह से उसके हो सकते हैं ओपनिंग, वहां पे कोई छोटा कैलेंडर बन, क्रेटर बन गया, क्या बोलेंगे उसे, नेसेल्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, घोंसलादार। ये किसका एग्जाम्पल था, क्रेटर लेक का। देखो, पानी अगर होगा, पानी के साथ मैग्मा मिलेगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन। एक वैसे से तुम खौलते तेल में पानी डालते हो, या भीगी मिर्ची डाल दो, केवल बम ब्लास्ट की तरह आता है तुम्हारे चेहरे की तरफ। ये कौन सा बन रहा है, पहले वोल्केनिज्म, फिर कोलैप्स, क्या बना, कैल्डेरा, उसके बाद फिर पानी उसमें। विजुलाइज करके दिमाग में रख लो हमेशा के लिए। हाँ, बारिश भी हो सकती है। कौन सा, पानी आने के लिए ऐसे डस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है बारिश। बारिश रिस्पॉन्सिबल है इवोपरेशन, जो हमारा उसमें वाष्प होता है ना, जल वाष्प, वही तो बाहर आता है। और कितना होता है वो, मोर देन 60% क्या होते हैं, 60 to 90% किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या निकलता है, गैसेज एंड वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर के उठेंगे। जैसे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, जैसे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, क्लाउड बनेगा मान लो, उसमें फिर क्या होगा, रहने दो उस डस्ट को। क्लाउड डस्ट पड़े हुए हैं मान लो, वो हेल्प करता है, बताऊंगा बाद में, ठीक है। उसे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। एक बार यूपीएससी ने पूछ भी दिया है, अगर डस्ट ना हो तो कंडेंसेशन हो ही ना। बट ये बताओ कि होता क्या है जब पानी ऊपर जाता है, तो मान लो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, क्या होता है। नहीं, प्रोसेस पता है, मैकेनिज्म क्या है। क्यों, ह्यूमिडिटी कैसे बनता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, जो भी वाटर वेपर हमारे एयर में है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वो तो है ही निकलने के साथ ही, द वे इट इज गोइंग अप व्हाट इज हैपनिंग। टर्म्स यूज मत करो, कंफ्यूज कर जाएंगे बच्चे। सिंपल ह्यूमिडिटी समझ रहे हो, ऊपर जा रहा है। ये बताओ वो गर्म होगा कि ठंडा होगा, जो निकला तो गर्म है, जैसे से ऊपर आकाश में जाएगा ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। अच्छा ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, कंडेंसेशन क्यों होगा,
क्योंकि ठंडा है। ठंडा होने से कंडेंसेशन होता है? नहीं होता है। अच्छा चलो, घर में खाना बनाते देखे हो, अगर कोई पानी गर्म कर रहे हो किसी पॉट पे, ऊपर तुमने कोई ढक्कन रख दिया उसके, तो वो उसके वाष्प निकलता है, वो टच करता है, तो जब देखते हो तो उसमें बूंद बूंद पानी दिखता है। ऐसा क्यों? आते हैं एक साथ। नहीं पता है प्रोसेस? हालांकि रेनफॉल में पढ़ना था। अभी बता दूं? चलो सिंपल। मान लो कि मैंने इसको, चलो इसको इससे समझ में आया, ये देना बॉटल। मैंने इसको बहुत ही फ्रीजर से निकाला, अभी चिल्ड, रात भर था ये, बिल्कुल चिल्ड है। यहाँ रख दूं मैं, थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर सरफेस पे पानी की बूंदें दिखती हैं। सबने देखा है कि नहीं? क्यों दिखता है बाय द वे? क्या करता है? क्यों अटैक करता है? अटैक करेगा उससे। है कि पानी एटमॉस्फेयर में एयर है आपका, में वाटर वेपर भी है ना, तो क्लियर है। एक बात ध्यान रख लो कि जो हवा होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस बात पे निर्भर करती है कि उसका कितना टेम्परेचर है। अगर हवा गर्म होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा होगी। ठंडा होगी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्लियर इतना? नहीं यकीन हो रहा हो तो देखो, गर्मी के दिनों में कपड़े सुखाते हो जल्दी सूख जाता है, हवा तो वही है बाहर, उसकी क्षमता ज़्यादा है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और ठंड के दिनों में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, कि ठंडा है तो उसकी कैपेसिटी कम है एब्जॉर्ब करने की। इतनी बात समझ में आई? तो मान लो कि ये चिल्ड है बिल्कुल अभी, यहाँ का जो हवा है इसका टेम्परेचर मान लो है 15 डिग्री सेल्सियस। जब इसको टच किया तो इसकी हवा कितनी, टेम्परेचर कितनी है? मान लो 10 डिग्री सेल्सियस सपोज। जो 15 में इसकी क्षमताएं थी हवा पानी होल्ड करने की, तो टच करते हुए ठंडा हो गया, हवा क्षमता कम हो गई। तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है 10 के बियॉन्ड कैपेसिटी वाला, वो कहाँ बाहर आ जाएगा? इसके सरफेस पे। एक सरफेस चाहिए होता है, वही सरफेस के लिए आप डस्ट पार्टिकल आकाश में चाहिए होता है बादल बनने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ? ये सरफेस बन गया, तो इसके ऊपर वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिलीज हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? वो इसलिए क्योंकि हवा की क्षमता कम हो गई पानी पानी को होल्ड करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की। इतना क्लियर है? इसीलिए कभी ठंड के दिनों में चिपचिपा माहौल देखा है? कभी नहीं देखा होगा ठंड में कि बहुत चिपचिपा सा हो गया है। एयर ड्राई होता है। एयर ड्राई क्यों होता है? आपके होंठ क्यों फटते हैं? मॉइस्चराइजर क्यों लगाते हो? वाई मॉइस्चराइजर बॉडी पार्ट्स? जस्ट बिकॉज मॉइस्चर की कमी हो गई है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर। तो यू नीड एक्स्ट्रा, आपने बचाने की, चूँ क्या करेगा हवा, मॉइस्चर की कमी है। ऐसे केसेस में आप मॉइस्चराइजर लगा कर रखते हो अपने बॉडी पे, कि एक्सेसिव ड्राई है वो। ये बात समझ में आई? जब वही वाटर वेपर बाहर की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कूल ठंडा होगा या गर्म होगा? ठंडा होगा। तो ठंडा होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सेम रहेगी, कम हो जाएगी? तो ऐसे केसेस में जो एक्सेस वाटर है क्या होगा? बारिश होगा, कंडेंसेशन। सिंपल। मैंने ये मोटे तौर बता दिया। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप अदर जो भी मैकेनिज्म है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब रेनफॉल पड़ रहे होंगे। अभी समझ में आ गया कैसे बना लेक? पता चल गया? लगून बोलते हैं ओशन के किनारे वाला पानी। वो आ गया किसी एरिया में, इंक्लूड कर गया, और वो कहीं फंस गया, मीन्स दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे टाइड्स वगैरह आए, पानी आ गया, तो वो जो किनारे पार्ट होता है जो लैंड से घिर गया है, कट गया है उससे, लगून बोलते हैं। थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी रह सकता है, फिर भी एक लेक जैसा हो गया हमारा। अब समझ में आया लगून क्या होता है? लगून इज डिफरेंट एंड दिस इज डन। ये क्या है? ये क्या? क्रेटर। नारकोंडा मैन, बैरन। नॉर्थ में कौन है? याद रखना। कौन सा एक्टिव है दोनों में से? बैरन एक्टिव है। बैरन क्यों बोलते हैं इसको? बैरन है। बैरन वुड गांव में सुना है कभी? बट तुम लोगों ने पता नहीं, पोस्ट कार्ड तुम्हें गाँव में मिला है कभी, बैरन वाला पोस्ट कार्ड? तो लेने के लिए तुम्हें कुछ पैसा देना पड़ता है। नहीं?
ज़्यादा नहीं, आज से करीब 15-20 साल पहले अक्सर हुआ करता था ऐसा। नहीं पैसे हैं, लिख के दे दिया, सब कुछ चाहिए वो आपको देगा, जब आप उसको 4 आना 8 आना पैसे देंगे, ऐसे ही था, बहुत कम पैसे थे। तो बैरन, बैरन समझ गया? ब्लड बेसाल्ट क्लियर? कौन सा लावा? लाइक दिस एंड दिस। तो मजाक कर रहे होते हैं, हवाई आइलैंड में जाओगे तो वहाँ अक्सर देखोगे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है अक्सर। तो जैसे वॉल्केनो जैसे आगे धीरे धीरे आ रहा है, वो अपनी कार से उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है बुरी बात? यहाँ दिख रहा है, कहीं अगर साइड से आ गया तो जिंदा चलोगे? नहीं छोड़ो, कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मिड ओशनिक रीजेस, दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, रीज। इसका आंसर बताने को कहा था मैंने, किससे पूछूं क्लास में? कोई हाथ नहीं उठा रहा आज। आप उठा, खड़े हो जाओ। जब बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ, बताओ यहाँ क्या होगा? जेंटली स्लोप है, बेसिक है बेसाल्टिक, चले जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल स्ट्रेट साइडेड वॉल्केनोज, सिंडर मैंने कौन बना हुआ है। यहाँ पे लार्ज ब्रॉड एंड जेंटली स्लोपिंग, फील्ड का ही एग्जाम्पल है, सकता है और कहीं नहीं है। यहाँ पे स्टीपर है, कंपोजिट या एंडेसाइटिक हो सकते हैं। हो गया सारा? आंसर यहाँ है, पिक्चर ले लो और घर में प्रैक्टिस करना पीछे वाले का। उससे क्या होगा, तुम्हारा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछे, यू कैन इजीली आंसर दैट। डन? डन, तो आगे बढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेम जैसा हमने अर्थक्वेक में पढ़ा था, वही यहाँ भी होगा। वेयर वे वॉल्केनोज आर देयर इन जनरल, अर्थक्वेक्स आर देयर। तो अर्थक्वेक एक्चुअली हम लोग डिसाइड जो किया था इसी के आधार पे किया था, है ना? तो बताने की आवश्यकता है, 3 क्षेत्र हैं। पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ जो हमारा फायर है। दूसरा कौन सा? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कौन सा? जावा सुमात्रा होते हुए, हिमालय होते हुए कहाँ तक? मेडिटेरेनियन सी, अल्पाइन माउंटेन्स तक, एल्प्स माउंटेन तक, कोई इशू? जिसमें जहां कहीं भी ओशन एंड कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होगा वहां लावा आएगा, और जहां कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट होगा वहां पर लावा नहीं आएगा, वहां हिमालय बन जाएगा। क्लियर? फोल्डन माउंटेन। एंड थर्ड, मिड ओशनिक रीजेस, कहाँ पे मेनली? नॉट नेसेसरली अटलांटिक ओशन, लगभग सारे ओशन में भी ऐसा देखा जाता है। देखिए क्योंकि सारे ओशन फिर ऐसे ही बने हुए हैं, बस अटलांटिक ओशन में सबसे पहले मैपिंग किया गया था उसका, वर्ल्ड war II के टाइम में। बताऊंगा उसके पीछे की स्टोरी क्या था। तो बीच में मिल गया इसलिए उसको मिड कह दिया हमने, अदरवाइज ओशनिक रीजेस जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो सारे के सारे। डन? कितना लंबा होगा मिड ओशनिक रीज वाला क्षेत्र? जो अटलांटिक ओशन, 1000, 10,000, देन 70,000, मोर देन 70,000। और बताओ, उससे कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि नंबर, मतलब माउंटेन रेंजेस का जो लेंथ है ऑन द कॉन्टिनेंट, इसको कंपेयर करो ओशन के अंदर जो माउंटेन रेंजेस है, रीजेस है, कौन ज़्यादा लंबा और बड़ा होगा? ओशनिक ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। बाहर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अंदर में बहुत डाइवर्सिटी, हर चेहरे के अंदर दो चार चेहरे वाली बात है। तो नोट कर लो, आगे बढ़ो। कल की क्लास में किस किस ने नोट कर रखा अपने कॉपी में ऑलरेडी? अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आगे नहीं होगा बाद में। नोट कर लो, सही छोटी छोटी बातें, सारी बातें पिक्चर ही लोगे।
इसके अलावा भी कहीं आएगा वॉल्केनो, या बस यही है क्षेत्र? ध्यान रखने वाली बात है कि लगभग 2/3 वॉल्केनो कहाँ आएगा? सर्कम पैसिफिक रीजन में। डन हो गया। एग्जाम्पल पूछे तो वहां पे बने कुछ प्लेटू या माउंटेन का एग्जाम्पल दो। मिड कॉन्टिनेंटल में एग्जाम्पल दो। कौन सा वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है? नाम कोई जो बहुत फेमस हो, जो इटली के पास है वो सब कौन सा उसी का पार्ट है? माउंट स्ट्रॉम्बोली हो, एटना हो, विशुवियस हो, ये सब खतरनाक वाले वहीं पे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि पूरा शहर, 2 शहर गायब हो गए। माउंट माउंट विशुवियस। डन। रीज को कटक बोलते हैं। सॉरी, फिर से बोलो। इंडियन ओशन में, हाँ हाँ, तो जो रीज बना है इस तरह से ज्यादातर बना है। वॉल्केनिक इन नेचर। कहीं कहीं प्लेट मूवमेंट, इंट्रा प्लेट मूवमेंट जानते हो? एक होता है इंटर मूवमेंट, एक होता है इंट्रा। एक होता है तुम्हारा इंटर स्कूल टूर्नामेंट, पढ़ा होगा, और एक होगा इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। एक होता है इंटर स्टेट रिलेशन, एक होता है इंट्रा स्टेट। एक ही स्कूल के अंदर अलग अलग बैचेस में कंपटीशन कर रहे हो तो इंट्रा स्कूल हो गया। अलग अलग स्कूल के बीच में तो मान लो कि मैंने एक प्लेट कहा इंडियन प्लेट, उसके अंदर कई माइनर प्लेट्स होंगे आपस में, उनके कॉलिजन से हो सकता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी आ जाए। डन। वैसे प्लेट मूवमेंट डिटेल में करेंगे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, अभी बस मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि अभी तो बताया नहीं मैंने, क्या ओशन ओशन आपस में टकराएंगे तो सबडक्शन नहीं होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगा? लेकिन दोनों तो सेम है, मजबूत तो दोनों का सेम है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से बना है, बेसाल्ट से। डेंसिटी में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता क्योंकि एक ही मटेरियल से बना है। फिर ऐसे नहीं बोलो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, कुछ तो होगा। हाँ, ये कारण बताऊंगा। सीरीज इसके हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो अंदर से सबडक्ट करेगा। कल साइज बड़ा होगा, वो सबडक्ट करेगा। गॉट इट? और समटाइम्स डेंसिटी वाला केस भी आ सकता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। डन। कितना होते हैं लगभग यहाँ पे? वो बस इसको हाईलाइट कर रहा है कि ये ये नाम बता रहा है बस, और कुछ नहीं। एक्टिव मतलब ये इतने एक्टिव होंगे? ज्यादातर ये एक्टिव हैं, ज्यादातर एक्टिव हैं, कुछ एक को छोड़ दो अगर तो। ये क्षेत्र क्या है, पूरा का प्लेट मूवमेंट लगातार हो रहा है ना, एंड दैट इज वाई ये पूरा क्षेत्र कहा ना, 2/3 ऑफ volcanoes you will find at the confluence of this Pacific Ocean। अन्य क्षेत्र भी हैं कुछ, एक ही प्लेट के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। बट ये ज्योग्राफी में अलग हो जाता है टर्म, इन्वायरमेंट में अलग हो जाता है, न्यूज़ के मामले में अलग हो जाता है, सेल्फी के मामले में अलग हो जाता है, और वोल्केनिज्म में एक ही शब्द के कई मीनिंग होते हैं। हाँ, हॉट स्पॉट का मतलब वो नहीं, जैसे मान लो कि मैं कह दूं हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, होना चाहिए, होता है, सही भी है, लेकिन कम नहीं, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं हॉट स्पॉट वॉल्केनो कह दूं वो क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनो आते हों, हाँ, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। पता है, मैं बताता हूँ, ये इतना हो गया सबका। इससे
लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं ना, दोनों बनेंगे। या तो वोल्केनो बाहर आ जाएगा पृथ्वी के, या अंदर आ जाएगा। अंदर होगा तो क्या बोलेंगे उसे, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, और बाहर निकल गया तो शिव। चलो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अंदर में अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पता नहीं क्या क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बना रहे हो दिमाग में अपना। अभी इंट्रूसिव है, जिस दिन क्लियर कर लोगे यूपीएससी, फिर रिकॉग्निशन हो जाएगा, फिर एक्सक्लूसिव बनाते रहना बाहर। ना ना, फिर वही बात, पेशेंस रखो। और वो टॉपिक है, हम लोग करेंगे ना उसको डिटेल में। चलो बता देता हूँ। जब कभी भी प्लेट मार्जिन के अलोंग वॉल्केनिक एक्टिविटी ना हो करके इंटर द, एक ही प्लेट, मतलब प्लेट वही है, किसी एक पॉइंट से लगातार जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा होता हो जो प्लेट मार्जिन पे ना हो, उसे बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। जैसे हवाई आइलैंड, देखा ना, बता दो, अब पढ़ा दूं, कह दोगे उसका अगला अगला सेंटेंस। अगला टॉपिक है वो, समझ में आया। बाउंड्री पे नहीं होता है, जैसे जहाँ बाउंड्री है वहां आ रहा है वॉल्केनिज्म, जहाँ बाउंड्री पे नहीं और फिर भी कॉन्टिन्यूसली वहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही हो, बाउंड्री नहीं है, तब कोई प्लेट एक दूसरे का सबडक्ट नहीं कर रहा है, डाइवर्ज नहीं कर रहा है। जहाँ सबडक्शन होगा, मीन्स कॉन्टेक्ट किया या फिर दूर गया, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ऐसे केस में तो आएगा ही आएगा, वो तो वॉल्केनिज्म हमने पढ़ लिया। लेकिन ऐसे भी प्लेसेस हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या स्लिप ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक प्लेट है फिर भी कहीं से वॉल्केनिक एक्टिविटी होना शुरू हो गया, ये बोलते हैं वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। आंतरिक एवं बाह्य, अब इसमें क्वेश्चन आता है आंतरिक वाले से। बाह्य तो पढ़ लिया हमने, जैसे क्रैटर, कोन, कंपोजिट, शिल्ड, ये सब क्या था, शंकु बनना, ये सब बाह्य था। आंतरिक में से क्वेश्चन आता है आपका पैथोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील्स एंड डाइक, शीट भी बोल देते हैं कई बार। आपको रखना है, इसको कैसे याद रखना है, अभी क्लास में इसी वक्त, आज के बाद से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे, आप यूं ही आराम से इशारों इशारों में बता दो, पढ़ ले। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ा था पहली क्लास, उसका यूज करने वाला हूँ मैं, एस वेव, पी वेव। हालांकि जो नहीं भी पढ़े हैं उनको कोई घबराने वाली बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नामकरण है उसके शेप के आधार पे। किसके आधार पे, शेप के आधार पे। मतलब चार पैर वाला कोई अंधेरे में जानवर दिख रहा है तो कह दो कि भैंसा जैसा कुछ है, और दो पैर वाला तो इंसान जैसा कुछ है, यही कहोगे ना अंधेरे में। वैसे ही मान लो जमीन के अंदर एक शेप जो रिजेंबल करेगा, हो सकता है कि कोई मशरूम छाता जैसा दिखे, उसका कुछ और नाम रख देंगे। कोई खड़ा डंडा जैसा दिखे, कुछ और। बड़ा डंडा दिखेगा, कुछ और। ऐसा आपके बेंच जैसा शीट दिखेगा कोई, कुछ और नाम रख देंगे बस उसका। देखते हैं क्या क्या नाम है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्यों कहा मैंने, अरे मैग्मा से है, कूलिंग हो गया, कंसोलिडेशन। इग्नियस मतलब ज्वालामुखी, पत्थर, ज्वालामुखी के निकलने की वजह से जो बनता है पत्थर, से क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पत्थर। ठीक है, उसमें कुछ नाम है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक से। वेट करो, ऐसे रखने से फायदा नहीं है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अभी सबसे पहला ये लेते हैं हम लोग, सबसे नीचे, जो सबसे नीचे बिल्कुल बैठा हुआ है, बड़ा सा रॉक, क्या बोलेंगे उसे, बैठा है तो बैथोलिथ, याद रहेगा। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बैठा है, बैथोलिथ, ध्यान से सुन लो, याद कर लो इसको, अभी के अभी याद कर लो। अच्छा मान लो कि कोई मशरूम जैसा दिख रहा है, क्या नाम रखेंगे उसको, लैकोलिथ। ध्यान से रखो, जिसका लिथिक स्ट्रक्चर है ना, लिथोस्फीयर वाला, ये लैग कर गया, मशरूम जैसा सिर्फ बच गया। क्या हो गया, बस इसमें कंडीशन ये है कि इससे एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी, मींस कंड्यूट पाइप होना चाहिए। ये पाइप है ना जो जुड़ा हुआ है सोर्स ऑफ मैग्मा से, और कैसा हो गया सिर्फ मशरूम जैसा, इसे क्या बोलेंगे, लैकोलिथ, ध्यान रहेगा। दो हो गया, एक बैथोलिथ, दूसरा लैकोलिथ। तीसरा लेते हैं, मान लो कि कोई ऐसा हो कॉनकेव टू द स्काई। कॉनकेव मतलब बताया था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं पूछूं अंडमान निकोबार का शेप टुवर्ड्स इंडिया,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स? कंफ्यूज्ड है। टुवर्ड्स इंडिया। तुम लोग हमेशा भूल जाते हो क्या? ये बताओ, समथिंग लाइक दिस है ना? ये है इंडिया, है ना? इस तरफ कैसा है? जो बाहर की ओर निकला हो। भूल जाओ तो किसी ऐसे इमेजिन करो इंसान का जिसका पेट बहुत निकला हुआ हो, जिसमें तुम्हें पता है ना, अभी नया नया रूल आ गया अभी आर्मी में। नहीं पता है? हाँ। अब तुम्हें वेट को, अपने फिटनेस को मेंटेन करना कंपलसरी है। बढ़ेगा पैसा कम हो जाएगा। समझ में आई? तो अगर किसी का पेट मान लो ऐसे बाहर, लेब्राडोर लेब्राडोर नाम सुना है कहीं? नहीं तो ओशन में पढ़ेंगे हम लोग। बाहर निकला हुआ पेट, वो कॉनकेव है कॉन्वेक्स है टुवर्ड्स वर्ल्ड के तरफ? कॉन्वेक्स है, बाहर की ओर है, ठीक है। ये उत्तल अवतल हिंदी में कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि दर्पण के केस में, मिरर केस में हो जाता है ना उल्टा पुल्टा। इसीलिए तुम ये सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब बाहर, वेक्स बाहर की ओर, कॉनकेव मतलब अंदर की ओर। ठीक है, अगर इतना ध्यान रहेगा तो तुम ये भी आंसर कर सकते हो कि जब तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारा जो साइड मिरर लगा रहता है वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, पूछता है कौन सा होता है बाय द वे? कॉन्वेक्स होता है, श्योर हो सब? 100%? चलो ठीक है, मिरर है। ध्यान से, अंदर की ओर ऐसे हुआ अगर हमारा कोई, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव, और बाहर की ओर है तो कॉन्वेक्स। इतना बात समझ में आ गई? ये कौन सा है? अब मैंने कहा कि कोई ऐसा बना, मान लो स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ये क्या नाम है इसका? कुछ लैग कर रहा है क्या? क्या लैग कर रहा है? अरे मतलब नीचे वाला पार्ट लैग कर रहा है, उसका लैकोलिथ हो गया। ये क्या होगा बताना? पैथोलिथ। अच्छा, कहीं भी मैंने कहा कि समथिंग लाइक दिस, कॉनकेव टू द स्काई, एक ये हो गया। लोकोलिथ, समथिंग कैच करना चाहते हो, कॉनकेव टू द स्काई, और इसी में हो जाए समथिंग लाइक दिस, वेव लाइक स्ट्रक्चर। पैकोलिथ। और ये लैको, ये सॉसर शेप है बताया मैंने। लोको नहीं, लोपो बोलते हैं उसको। ये है लैको, ये क्या है? लोपो। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ये लैग कर रही है, लोपो। ध्यान रहेगा, सॉसर शेप या कॉनकेव टू द स्काई, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर। को फेंकने वाला बस समझो, नहीं फेंकना चाह रहे हो तुम, है ना, साइन थीटा कोस्टा बना रहे हो ना, आड़े तिरछे होना, हाँ मतलब सोच रहे हैं। अब कोई चीज नहीं कहना हो आपको डायरेक्ट, आनाकानी करते हो तो वही समझो कुछ आनाकानी। कौन सा हो गया ये? पैकोलिथ। ध्यान रहेगा, लोपोलिथ, लैकोलिथ, पैथोलिथ, और सबसे आसान है जो खड़ा है सो डाइक, जो खड़ा है वो डाइक, और जो पड़ा है वो बस नियर हॉरिजेंटल होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि ऐसे हो एकदम 90 डिग्री, ऐसा नहीं कुछ। मतलब जो समथिंग लाइक वर्टिकल वाले केसेस में हो, ये सब क्या हो गया? डाइक। और हॉरिजेंटल वाले केसेस में है तो, और यदि वो फैला हुआ है तो क्या बोल देंगे उससे हम? सीट। सीट बोल देंगे मतलब। पैथोलिथ नहीं, वो तो सबसे नीचे वाला हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ये अगर हॉरिजेंटल हो तो ये वर्टिकल है, क्या हो गया? डाइक। ये क्या हो गया? अगर ये ऐसे ना होकर के ऐसे होता तो, थोड़ा सा इसी में मान लो, थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस, ये क्या होता? सिल्स। ये क्या होता? सिल्स। इतनी बात समझ में आ गई? डाइक, इसको भी क्या बोलेंगे हम? डाइक। इसी में नाम अलग अलग देते हैं, कोई कोई इसे बोलता है सेटेलाइट। अब ऐसे सेटेलाइट से निकल आता है ना ऐसा कुछ, तो वो सब नहीं पढ़ना है आपको। यूपीएससी में जितना पढ़ना है उसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हजारों तरह का फेस बन सकता है, शेप बन सकता है, तो उसका नाम अलग अलग। जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, आदित्य। मान लो कि कल को इन्होंने कहीं कुछ देख लिया सूर्य जैसा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ, बोला कि इसका नाम रहेगा आदित्य, तो नाम हो गया आदित्य। ऐसे कई सारे हो सकते हैं ज्योग्राफर्स, लेकिन आपको पढ़ना है यही पांच छह। कौन कौन सा? पैथोलिथ, ये कौन सा है? लैकोलिथ, इसे क्या बोलेंगे? लोपोलिथ, इसको
फैकोलिथ, डाइक, और यहाँ से एक बात ध्यान रखना, इसी डाइक का कॉन्सेप्ट का यूज करके जो लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वहां पे डाइक शब्द का प्रयोग होते ही इसका मतलब ये नहीं कि इग्नियस इंट्रूसिव रॉक ही है। डाइक वर्ड कैन बी यूज्ड एनी प्लेस, बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि आपके इंडस्ट्रीज में होता है। एक बात करूं, अगर मान लो कि कहीं पे डाइक निर्माण हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन डाइक बोल करके, इसका क्या मतलब होता है? वर्टिकल वॉल की तरह, मतलब है वर्टिकली। अच्छा, जनरली वर्टिकल वॉल क्यों बनाएंगे हम कहीं पे भी? ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा जाएगा, जीएस में नहीं। हाँ। कहीं भी आपका इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां पे पानी आ जाने का खतरा हो, उस पानी से बचाव के लिए आप वर्टिकल वॉल बनाओगे, सीमेंटेड वॉल बनाओगे, उसको भी हम डाइक कहते हैं। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो घर पे जाकर होमवर्क कर लें, इंडिया में कहाँ कहाँ बनाया गया है। जैसे कि बिहार में एक रेलवे स्टेशन है, उसको बचाने के लिए डाइक का निर्माण किया गया है। आप खुद साथ साथ सर्च करें। मानसी, मानसी रेलवे स्टेशन। किसी स्पीसीज जरूरी थोड़ी है कि वो जानवर ही हो, पेड़ पौधे हो सकता है, वो चल के थोड़ी हम लोग डाइक, डाइक नहीं आएंगे वो तो हवा में आ सकते हैं, बारिश से आ सकते हैं। तो डाइक का निर्माण इसके लिए नहीं होता, पानी से बचाने के लिए। ध्यान रहेगा। तो डाइक वर्ड यूज कर सकते हो। टिल्स, जो पड़ा हो, जो खड़ा हो, डाइक। जो सांप जैसा हो, पैकोलिथ। ऐसा हो तो कॉनकेव टू द स्काई, लोपोलिथ। ठीक। हाँ, लोको नहीं, लैकोलिथ होता है ये। कहाँ? टॉसर सेप्ट, ये तो है लोपोलिथ। कहाँ कहाँ बात कर, ये लोकोलिथ है। टॉसर सेप्ट क्या बोला मैंने? कॉनकेव टू द स्काई, ऐसे है, प्याली जैसा। हाँ, ठीक है। कॉनकेव टू द स्काई। अब समझ में आ गया। अब आपको याद क्या रखना है, बस एक एक शब्द उसके सामने, वही पीटी में ही आएगा, मेंस में, मेंस में आ सकता है स्टेट पीसीएस का। यूपीएससी के मेंस में बहुत पहले आ चुका है तो अब नहीं पूछेगा, रिपीट करेगा, लेकिन पीटी में पूछ सकता है कॉन्सेप्ट वाइज। हाँ, स्टेट पीसीएस के मेंस में आ सकता है। तो आप यहाँ पे जो देखो वर्ड लिखे गए हैं तो फॉलो करें। जैसे एग्जांपल देखो, बैथो, लार्ज डोम, देखो लैको, लैकोलिथी कौन सा है? लार्ज डोम तो है, लेकिन लेवल बेस है, नीचे से उसका बेस, और साथ में क्या है? एक पाइप कंड्यूट नीचे से जुड़ा हुआ है, मतलब मशरूम सॉफ्ट, याद रख सकते हो, मशरूम का शेप जैसा, छाता के शेप जैसा। क्लियर? लैपोलिथ, सॉसर शेप्ड, कॉनकेव टू द स्काई। सॉसर मतलब प्याली, चाय का। ठीक है, कॉनकेव टू द स्काई। फैकोलिथ, वेवी, वेवी स्ट्रक्चर। ठीक है। सीट सिल्स बताएंगे उतनी हॉरिजेंटल और या नियर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, नियर वर्टिकल या वर्टिकल। डन, बस फिनिश। ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। याद हो गया ना? कल दोबारा से पूछूंगा आप लोगों को रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी खुशी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब आंसर करोगे और मुझे खुशी मिलेगी। तो आपका प्रिपरेशन इसमें से किसकी तरह हो रहा है अभी? बैथोलिथ, लैकोलिथ? बैथो जो बैठा हुआ है पढ़ नहीं रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्टिवेट हुआ तो लैकोलिथ। अच्छा, डाइक तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई कर रहे हो एकदम बढ़िया से, बेस्ट है। और वे भी लाइक स्ट्रक्चर, कभी अप कभी डाउन, कभी पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे हैं। 99% बच्चों का ही कहानी रहता है। कौन सा? बच्चों उससे, क्योंकि सांप खतरनाक होते हैं, इंसान देखते हैं उसको मार देते हैं। मारना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मार देते हैं। वैसे ही जो आपके कॉम्पिटिटर है ना, बस आपका इसी वीकनेस का इंतजार करते हैं। जैसे ही आपने इस फेज में आए, साइकोलॉजिकली आपको दबा देंगे इतना, यू विल नेवर कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रियली कॉम्पीट विद देम। हो गया? चलो हिंदी वाले भी लिख लो। डाइक, लोकोलिथ, सेल्स, फैकोलिथ, बैथोलिथ। शॉर्ट नोट में जो आपने इंग्लिश में लिखा था ना, बस उसके सामने एक डायग्राम बनाओ, एक वर्ड लिख दो।
बेस बेस्ट रहेगा। हाँ लैको, लैकोलिथ मशरूम। मशरूम से मशरूम से पृथ्वी के अंदर रॉक मिल रहा है आपको, तो कारण क्या है? ज्वालामुखी। अगर वो लैंड के बाहर मिले तो विंड इरोजन। ध्यान रहेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? हमने पढ़ रखा है। देखो ये क्लास में अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारे घर पे 1 घंटा कम से कम और मेहनत करने की आवश्यकता होती है सबको रिस्ट्रक्चर करने के लिए, वरना समझ में तो आ जाएगा। आई गारंटी यू ज्योग्राफी में तुम कभी गलती नहीं करने वाले हो। मेंस में जब लिखने जाओगे ना तो सब जानते हुए लिखने में इशू आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। डन। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, कोई शेप नहीं है, बड़ा साइज है, तो स्टॉक कह दिया हमने, हालांकि ये कभी आया नहीं आज तक। अब आपसे पूछूं, वैसे अगर आपके माइंड में ऑलरेडी होगा इमेज बना हुआ तो यू कैन आंसर। जैसे मैंने कहा वैकोलिथ, पी वेव और एस वेव किसकी वजह से बना होगा वो रीजन में? पी वेव से है। पी वेव कैसे चलता है? तो वो या तो जमीन को ऐसे करेगा, जो भी स्पेस बचा उसमें घुस गया लावा, तो क्या बनेगा? तिल से एसिड। उसमें कहाँ बनेगा? एस वेव। ध्यान रहेगा, ये इससे कनेक्ट करके पूछा नहीं इस लेवल तक, लेकिन पूछ सकता है कभी भी। जैसे ऐसा कुछ से बोलोगे जब भी, समथिंग हॉरिजेंटल और हल्का सा, ये सब पी वेव कहानी है। जब ऐसा हो तो एस वेव, ऐसा कुछ हो तो एस वेव की ही कहानी होगी। कौन सा? हाँ हाँ। ये 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 बाहर निकल गया, डाइक नहीं है ये। हाँ ये डाइक है, ये डाइक है। जो इसमें अब पूछने वाली बात नहीं है। पी एस सिंपल सा है, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पी अलग आता हो और एस अलग आता हो, कंबाइन इफेक्ट होता है। तो किस पे किसका डोमिनेंस ज्यादा है ये पूछ सकता है। तो अगर वेव लाइक स्ट्रक्चर समथिंग है कहीं, तो पी एस वेव चलता है वेव जैसा, एस वेव होगा। जहाँ पे कोई हॉरिजेंटल हो वर्टिकल हो, ज्यादातर किस में क्या होगा? पी वेव की वजह से धरती के अंदर स्क्वीजिंग होती है, कॉम्पैक्शन, स्क्वीजिंग, रेयरफैक्शन, एक्सपेंशन। डन हो गया इतना? ये एक्सट्रूसिव, ये इंट्रूसिव, है ना? सिंपल। अंदर में ही क्या हो गया वो? लावा, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ठंडा होना और उसका जम जाना। कुछ पूछना है? बाहर वाला सिर्फ पॉइंट नोट कर लो ऐसे ही। एक्सट्रूसिव में शंकु हो जाएगा, सिंडर कोन। धुआरा। अब हिंदी में धुआरा ही बोलते हैं उसको। जैसे जब वॉल्केनिक एक्टिविटी फिनिश होती है तो अंत में क्या निकलेगा? सिर्फ धुआं, गैसेस, उसको धुआरा बोलते हैं। जनरली वो साइन होता है कि वहां पे अब मैग्मा, अब मतलब वो अपने अंतिम स्टेज में है, जो इस बार वोल्केनो आया उसका वापस पूरा स्टडी करने से मालूम चलेगा, बाहर से देख के नहीं मालूम चलेगा। हाँ, सब तरह के होते हैं सामने। गंधक का हिंदी क्या होता है? इंग्लिश स्मेल होता है गंधक का। गंध होता है, गंध का इंग्लिश स्मेल होता है। गंधक क्या होता है? सल्फर। जब सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाए धुएं में तो उसे क्या बोलते हैं? इसलिए नाम रखा है, ये अंग्रेजी से चुरा लिया इसने, सल्फतारा।
देखो वहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम में से तो कोई नहीं था वहां पे। अच्छा, जहां से वोल्केनिक एक्टिविटी होती होगी, एक क्वेश्चन पूछ दो आर्टिफिशियली आपसे ऐसे ही, उसके ऊपर से हम जाकर आराम से प्लेन से देख सकते हैं नीचे का स्टेटस क्या है, पिक्चर ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, स्मोक होता है फिर। अच्छा, मान लो कि थोड़ा शांत पड़ गया हो, तब जाके देख सकते हैं, जैसे अब धुआंधार कंडीशन आ गया हो, ऊपर जाके देखें सिचुएशन कैसा है। ऐसा है कि पहले जाते थे, ठीक है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि यही काम करने गए थे, नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब मरते मरते लोग बच गए थे। हुआ क्या कि ये जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं ऊपर ना, उसके जाके उनके इंजन में फंस गया और इंजन हो गई बंद। और वो जैसे बंद हुई और नीचे गिरना शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि नीचे टकरा था, वापस उसका जो दूसरा इंजन था, दो इंजन होते हैं आजकल तो वो स्टार्ट कर हो गया और लोग बच गए। उसके बाद से ये नियम बना दिया गया कि कभी भी कोई पायलट जहां वोल्केनिक एक्टिविटी होती है वहां से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो, रिसर्च करना हो तो चल दे प्लेन लेकर के। डन। अब हमने पढ़ लिया क्या क्या वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो के कारण क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव पढ़ लिया हमने। अब इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव पढ़ने के बाद में हम देख रहे हैं कि जहां से लावा न निकल रहा हो, वोल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना हो लेकिन न हो करके कुछ और हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जैसे आपके अंदर पूरी क्षमता तो है यूपीएससी निकाल लेने की, लेकिन अब वो अंदर से वो आग नहीं आ रही है, स्पार्क नहीं आ रहा है, किसी वजह से मौका ना मिल रहा हो, किसी की तबीयत खराब हो जा रही हो, आपका हमेशा सेंटर पे लेट पहुंच रहे हो, कोई एंटर नहीं करने दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है कारण हजारों। उसे ही कहते हैं लक की बात, कि 99% तो आपका मेहनत है लेकिन 1% लक भी होता है। सो ऑलवेज रिकॉग्नाइज इट, लक का भी फैक्टर होता है आपके जीवन में सफल होने में। ऐसे केसेस में आप नहीं बन पा रहे हो लेकिन आपके अंदर पूरी क्वालिटी है, काबिलियत है इस बनने की, तो आपके टच में जो भी आएगा आप उसको बेहतर दे पाओगे उसके जीवन में, चाहो तो। बस वही है कि जहाँ कहीं से वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना तो है लेकिन नहीं हो रही है, थोड़ा ऊर्जा कम पड़ जा रहा है किसी वजह से, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि लावा ना निकल के क्या निकले, फवारा निकल जाए पूरा पानी का, गैसेस का, सिर्फ गैस का निकलता है फवारा, से हम बोलते हैं फ्यूमरॉल्स। डन। पानी के साथ निकलता है गैस, क्या बोलते हैं, गीजर, ठीक है। और फवारा नहीं, उसकी ऊर्जा और कम हो जाए, निकले बाहर, तो क्या बोलेंगे उसे, हॉट स्प्रिंग बोल देंगे। डन। और इसके अलावे अगर पानी की मात्रा कम हो, मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, और क्या निकले, मड निकले, देखा है वो सब बुलबुला टाइप का मड का, उसे क्या बोलेंगे, मड पॉट। ये चार हैं जियोथर्मल फीचर्स, याद रहेगा, नोट कर लीजिए और अपने आप से लिख लोगे क्या होता है, फिर लिख लो। से हम चाह रहे हैं कि यूपीएससी में कम से कम आप लोग ये बनो, थोड़ा कम लाओगे तो हम ये मान लेंगे, कम से कम गैस तो हो, पानी ना हो, आग ना हो साथ में, तो मान लो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस हो गया, थोड़ा कम रैंक लाओ, उससे कम लाओगे तो चलो ठीक है, तुम्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हाँ तुम्हारे कुछ बात है। अब बहुत कम लाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, सैलरी मिलेगी, कहने के लिए यूपीएससी रहोगे लेकिन किसी को कह नहीं पाओगे कि मैं यूपीएससी क्रैक करके आया हूँ। नहीं आएगी। यूपीएससी का मतलब लोग क्या समझते हैं, तुम्हारी क्लास में क्या समझते हो तुम लोग, आईएएस आईपीएस है ना। चलो ये सब है फीचर्स किसके, जियोथर्मल। होप यू गॉट इट। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ऐसा होगा क्यों। हाँ, मान लो कि नीचे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे में कोई बहुत गर्म पत्थर है, वहां पे पानी अगर चला गया, सिप करके अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर बाहर से हो, किसी पत्थर के सहारे चला गया, जब जाके पानी टच कर गर्म पत्थर को तो क्या होगा,
वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अब वो गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ज़्यादा एनर्जी हुई तो वो पानी ज़्यादा हुआ तो वो किसी एक पॉइंट से बाहर निकलेगा फवारे की तरह पानी। कुछ गीजर, पानी की मात्रा कम हो, सिर्फ गैस निकले तो मिनरल्स, और उतना पावर ना बन पाए, सिर्फ पानी आराम से बाहर निकले गर्म कुंड की तरह, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग। और पानी की मात्रा और कम हो, मड निकले तो हॉट पॉट। ठीक है, बस क्या निकला बाहर, किस फोर्स से निकला, उसके आधार पे हमने डिसीजन ले लिया। डन। चलो, कई जगह है जहां से पानी आना बंद हो गया, मॉड पड़ हो गया, कोई भी हॉट स्प्रिंग है, एट द एंड क्या बनेगा वो, हॉट स्पॉट, वो अपने एंड अवस्था में आ जाएगा। हॉट स्प्रिंग इंडिया में है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछो। अच्छा, गीजर है कि नहीं, कहाँ पे गीजर है? नहीं है। हमारे यहाँ गीजर होने के लिए वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला पार्ट होना ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पे वॉल्केनो की मात्रा ज़्यादा होगी, मान लो वॉल्केनो नहीं आ रहा है, तो कम से कम वहाँ से गीजर आए। तो जनरली गीजर कहाँ पे होगा, जहाँ कहीं भी जिन कंट्रीज में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की मात्रा ज़्यादा, वहाँ पे गीजर की मात्रा ज़्यादा। सिंपल, इसका मतलब कि गीजर वहाँ पे होंगे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले कंट्रीज में से होंगे, या फिर मिड ओशनिक रीजन वाले में होंगे, या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में होंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया में किसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, गीजर वर्सेस हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा होगा। क्या है? हॉट स्प्रिंग है, मतलब गर्म पानी आता है, गर्म पानी आता है, नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे फवारे की तरह फाउंटेन की तरह आए। ठीक है, अगर आए तो उसे क्या बोलेंगे, गीजर। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, किसका ज़्यादा किसका कम। ठीक है, डिपेंड करता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ऐसा होता है आराम से जाओ कपड़े धो नहाओ मस्त एंजॉय करो, किसी में 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 20, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ गई? और उससे ज़्यादा होता है उसको फिर आपको आसपास नहीं जाने दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं घटती हैं, वहाँ पे जैसे मॉइस्चर ज़्यादा, तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं कि नहीं? अच्छा, बैक्टीरिया सब एक ही कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं? अच्छा, गैसेज भी वहाँ से निकलती हैं, सबका एक ही कलर होता है कि अलग अलग होता है? इसका मतलब जहाँ कहीं भी गीजर होता होगा, वहाँ बहुत सुंदर नज़ारा होता होगा, वहाँ की पत्थर वाइट होती होगी या ब्लैक या कलरफुल। तो इसी तरह का एक प्लेस है, इसका नाम है येलो स्टोन पार्क इन यूएसए, अमेरिका। बहुत ही फेमस है इसकी इसी चीज़ के लिए। और कई बार ऐसे ऐसे भी निकलते हैं जहाँ पे निकल गए 100 फीट के आसपास ऊंचाई तक पानी, कितना सुंदर लगेगा नेचुरली। हमारे इंडिया में जाओगे कहाँ पे है आर्टिफिशियल गीजर्स, हर जगह। बेस्ट एग्जांपल, कोई मंदिर है देखने जाते हो? अरे इंडिया में है कोई मंदिर, दिल्ली में, अक्षरधाम देखे हो? नहीं देखे हो आज तक? अच्छा, हम जाके देख के आओ, नहीं देखे हो, इतना सुंदर। आर्ट एंड कल्चर तुम पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो, यूपीएससी का पार्ट है, जाओ घूम के आओ। अब कोई कहे कि वो नहीं गया हूँ, कोई कहे कि मैं जाऊँ मस्जिद नहीं गया हूँ, तो अब मुगल गार्डन नहीं गया हो, जब दिल्ली में रहते हो सब जाके टॉम वॉम सब घूम के आओ, देखो। और इस बार जब जाना घूमने तो जो पढ़े हो हिस्ट्री में ना, बकायदा वो नोट रिवाइज करके जाना, फिर देखना तुम्हें मजा आएगा। खास करके जाना वहाँ पे, कहाँ पे, जो, नहीं जो लंबा खड़ा है, कुतुब मीनार। कोई गया है वहाँ पे? अब लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं पूछूं तो शायद तुम गौर ना किए हो। दुनिया का या इंडिया का सबसे पहला गुंबद, जो कि कैसा, अम, जो दुनिया का सबसे बेस्ट गुंबद किसका माना जाता है? ताजमहल वाला, बिल्कुल ओनियन की तरह। उसका सबसे पहला इंडिया में किया गया प्रयास पता है कहाँ पे? वहीं पे जहाँ तुम गए थे बताया। ठीक है, वो बहुत बेकार सा बना हुआ है, लेकिन पहली प्रयास थी कि मान लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी था नहीं, कैसे करेंगे वहाँ पे पत्थरों को खड़ा, वहाँ पे किया गया था। उसी के बगल में अशोका का है स्तंभ, 1000 साल पुराना, जाके देखना वो सब एक ही जगह पे है, तो बहुत बढ़िया है, वहाँ पे जाओ अपना होमवर्क करके जाना और फिर मजा आएगा पढ़ने में। डन।
नोट कर लो, कुछ भूतापीय सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में, निष्क्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में, इस सब में पाए जाते हैं। कोई क्वेश्चन कर दे कि इज इट नेसेसरी कि जो हमारा जियोथर्मल फीचर्स हैं ये सिर्फ उन्हीं क्षेत्र में होंगे जहां वोल्केनिक एक्टिविटी होता हो? जैसे जरूरी नहीं है, होगा तो इनकी प्रेजेंस ज्यादा होगा, नहीं होगा तो कोई और वजह से होगा। डन। इनसाइड। हॉट स्प्रिंग मोर देन 450 कितने हैं? हाँ, जैसे मनी यूपीएससी पूछ दिया, कर दे। हो गया। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे, कैन वी यूटिलाइज दिस geothermal energy to convert it into electricity, to produce electricity? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? रियली really? ना के बराबर। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर नहीं है, वी आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। हु आर यूजिंग? द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। वहां पे ज़्यादा भी तो है ना। डन। जीसस। कोई नहीं, आराम से बैठो। क्या है? यू वॉन्ट टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट? इसमें कोई बुराई? ओल्ड फेथफुल, येलोस्टोन, कहाँ पे है? अमेरिका। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही, नाम ले लिया मैंने, आइसलैंड, वहां होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो किस में है? मिड ओशनिक रीजन वाले क्षेत्र में है, मतलब वहाँ जहाँ पे वोलेटिलिटी एक्टिविटी ज़्यादा होता हो। फिलीपींस, जापान, अमेरिका, बता सकते हो ना वो कंट्री जो कम पैसिफिक पे हो, या फिर मिड ओशनिक पे हो, या फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की बात करूँ मैं, जावा सुमात्रा हो, या फिर हमारा मेडिटेरेनियन सी हो, यहाँ पे होगा। Done। देखो एक बार कितना ऊंचा तक पानी गया था, 185 फीट। और कलर देख रहे हो? तुम लोग तो नहीं हो यहाँ पे, जाना चाहिए वैसे। डन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर पानी गर्म है, थेराप्यूटिक हर्बल गुण उसमें होंगे, ये अपने आप लिख सकते हो ना। क्यों होंगे? गर्म पानी का फायदा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कई सारे फायदे हैं गर्म पानी के, तुम्हें कहा था रोज सुबह सुबह गर्म पानी पियो। क्यों पियो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ठंडा पानी एंड गर्म पानी, कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर? ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, अच्छे जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो तुम्हें वाटर बाउल देते हैं हाथ धोने के लिए, हल्का गर्म होता है वो, क्यों? बैक्टीरिया मारने के लिए। अच्छा मान लो कि तुमने कोई ऑयली पदार्थ खाया हो, ऐसे केसेस में गर्म पानी से साफ होगा कि ठंडे पानी में? ठंडे पानी में और जमेगा वो। यकीन ना हो तो कभी घी हाथ में लगाना, जाके चिल्ड पानी से हाथ धो कर देखना, पूरा क्या हो जाएगा वो। अब यूं समझो कि जब तुम खाना खाते हो तो फूड पाइप है, ऑयली खाना खाए हो, और खाने के बाद मस्त चिल्ड वाटर निकाला, और अब ये सब क्या होगा? लंबे समय में क्या होगा? गेटिंग माई पॉइंट, वाई इट इज रिकमेंडेड यू शुड ऑलवेज प्रेफर अ बिट हॉट वाटर। समझ में आ गई? सुबह सुबह क्यों गर्म पानी? in order to clean it that properly food pipe। बायोलॉजी बहुत हो गया, ज्योग्राफी में आते हैं। समटाइम्स वोल्केनो आए जरूरी है? देखो तो पूरा फेज में स्टीम राइजेस फ्रॉम द हीटेड वाटर से, मान लो ये पानी गर्म निकला, हॉट स्प्रिंग है, स्टीम निकला,
आगे धीरे धीरे पानी बाहर आना शुरू हो सकता है। उसके आगे सरफेस ब्रेक करके बिल्कुल आना शुरू हो गया। एंड एट द एंड इजेक्टेड वाटर स्पाउट्स अपवर्ड एंड फॉल बैक डाउन इन। समझ में आ गया? गीजर प्रॉपर हो गया वहां पे। फॉर्मेशन का डिफरेंट स्टेजेस समझ में आ गया। आगे बढ़ो। ये सब डिफरेंट रीजन्स हैं, जैसे आइसलैंड, न्यूजीलैंड, येलोस्टोन पार्क ऑफ यूएसए, दीज आर द रीजन यू विल फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ गीजर्स एंड सच एक्टिविटीज इन द। देखो मेनली तीन रीजन है, कौन सा? आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड येलोस्टोन। ये ऑब्जर्व किया गया है, रिसर्च करके बताया गया डेटा। डन। पीछे वैसे डिफरेंसेस हैं, आप बता सकते हो ना डिफरेंस ऑलरेडी। अब हाइट किसमें, नंबर ज्यादा किसका, लाइफ ज्यादा किसका होगा? क्योंकि इसमें ऊर्जा की कम मात्रा की आवश्यकता है तो होता रहेगा गीजर। खत्म हो जाएगा तो हॉट स्प्रिंग बदल जाएगा वो, तो लाइफ इसमें हो गया। फ्लो, गीजर का फ्लो इजी होगा हॉट स्प्रिंग का। और ऑकरेंसेस विच इज कॉमन फिनोमेना। इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग इन इंडिया, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अब ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे है वही नोट कर लोगे तुम, अपने से जब भी देखना न्यूज रहे हो, कोई न्यूज में आ गया उसको यहाँ मेंशन कर लेना, जो न्यूज में आएगा वही आएगा। कॉन्सेप्ट नाउ यू अंडरस्टूड what exactly the hot springs are, geysers are, fumaroles are, and mud pot. Done. पीछे हो गया। देखो उन्नाव में भी है, उत्तर प्रदेश। अच्छा गए हो, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, कहाँ पे? राजगीर में। और कहाँ? गया में। कई सारे प्लेसेस हो सकते हैं। ताता पानी कहाँ पे है? ताता पानी हो सकता है वो, 450 है इंडिया में उससे ज्यादा। बद्रीनाथ, सूर्य कुंड। और चूंकि पानी गर्म है तो जो पुराने जमाने के जो भी रहे होंगे ऋषि मुनि लोग, इंटेलिजेंट होंगे, तो उन्होंने इसको रिलीजन से जोड़ दिया कि इंसान इसी बहाने वहां तक जाए, बीमारी दूर होगी, लोग थोड़ा एक्टिव रहेंगे। डन। और जितने मंदिर बनाए गए हैं देखोगे, सब पहाड़ों पे, सबसे ऊपरी चोटी पे, थोड़ा मेहनत करके पहुंचो। और कोई भी चीज तुम्हें जब मेहनत से मिलती है तो सुकून मिलता है, और यूं ही मिल जाए तो। किसी भी धर्म की बात कर लो, इस्लाम में करो, जो 5 वक्त नमाज करते हैं, और जो 5 वक्त नमाज करेगा, सच बताओ उसको दुनिया के बाकी चीजों से मतलब रहेगा? उल्टा सीधा परेशानी पंगे कुछ भी। तो सच यही है कि जो वाकई 5 वक्त नमाजी होगा कभी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। जो वाकई अच्छे से सुबह शाम आरती करे, आरती मतलब होता है मन शांत, मन की चौथी अवस्था चाहिए, एकाग्र ध्यान। तो जो उल्टा करेगा उसको ध्यान हो सकता है कभी भी सकता है। वही है, जो भी धर्म में ढंग से लोग करते हैं कोई इशू नहीं है, जो नेगेटिव तरीके से यूज करते हैं पता होगा। और सबके रूल्स हैं। ऐसा होता है कि जाके मंदिर में पूजा कराया तुरंत, नहीं ना। कोई जाके ऐसी जाके चलो टाइम हुआ नमाज पढ़ लिया, ऐसा होता है क्या? उसके डिसिप्लिन है ना। और डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए कितना चाहिए? कंसंट्रेशन, है ना। preparation, गलत टाइम कहाँ है? डन। व्हाट व्हाट क्ले क्या होता है? मिट्टी होता है।
चिकनी मिट्टी, अच्छा। मिट्टी में क्या क्या मिलता है? जैसे सैंड होता है, बालू, और स्टोन। अच्छा ठीक है, और मिनरल्स, वो तो हर जगह होंगे। और क्या? क्ले होता है कि नहीं? नहीं होता है? क्ले का मतलब? सबसे छोटा पार्टिकल, चिपचिपा एकदम। जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होगी उसमें क्या होगा? वाटर ज्यादा होल्ड करेगा वो, चिकना ज्यादा होगा। मड, क्ले, ठीक है। जो आपका मिट्टी का बर्तन बनता है, अगर चिकनाहट ना हो, सिर्फ बालू जैसा मिट्टी हो, उसका बनेगा बर्तन? पता लगा पानी डाला सब बाहर निकल गया रिस करके। कुछ फैक्ट्स हैं ऐसे। आइसलैंड 90% ऑफ द कंट्रीज पीपल यूज जियोथर्मल हीटिंग रिसोर्सेस। वहाँ पे बहुत कोल्ड है ना, 66.5 के नॉर्थ में है वो। तो फ्रिज जोन है, हमेशा ठंडा रहता है, तो वहाँ पे गर्म पानी चाहिए जीवन जीने के लिए। पता लगा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रहोगे तो फिर तुम कितना कॉस्ट आ जाएगा, है ना? पता है ना, इस बार जब यूएसए, जो यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत आ गई थी पूरा यूरोप में। तो उनके जीवन जीने का एक तरीका होता है, जिससे गर्म गर्म रखते हैं घर को अपना। तो उसी से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में लोग जो रहते हैं वहाँ पे ठंडा होता है, वो लोग अपने घर को गर्म कैसे रखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाला तो सबको पता है, उनका एक ट्रेडिशनल तरीका है। अब वो ट्रेडिशनल तरीका पे आप लोग होमवर्क कर लीजिए, ये होमवर्क लिख लो। द ट्रेडिशनल वे टू कीप द हाउस इज वार्म, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये होमवर्क कर लो, लिख लो। ये आ सकता है, में तो आ भी सकता है, हो सकता है कभी। होमवर्क में तुम फोटो, आवाज नहीं आई। मैंने, ट्रेडिशनल mechanism through which we can keep, or one can keep the houses warm। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करके कई सारे अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फैक्ट्स है और नथिंग, बस आपका वो जो पार्ट, ये सब साइंस का पार्ट हो गया। हमें ज्योग्राफी में जहाँ पढ़ना था होता एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, ये ठीक है। होते हैं ना बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी टेम्परेचर, अधिक गर्म में रहने की क्षमता हो, अधिक ठंडे में रहने की क्षमता हो, बस वही वाले बैक्टीरिया ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। सोचो ना, टेम्परेचर ज़्यादा है, 60 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे बैक्टीरिया है। अच्छा मान लो आपने पढ़ा होगा जीन थेरेपी, पढ़ा है? जीन एडिटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पढ़े हो ना? अगर सम हाउ इफ वी आर एबल टू टेक दैट जीन एंड रिप्लेस द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो 2-2 साल, 2-2 लाख साल जीते हैं, वो जीन डाल दो इंसान के अंदर, इंसान की लाइफ अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इन द प्रोसेस से कभी भी हो सकता है। इस पे मूवी बनी थी जापान की, नाम थोड़ी याद है इतना, उसका नाम याद नहीं है मुझे, सर्च करना। बात समझ में आई जो मैंने कहा? ये क्या है? हॉट स्प्रिंग। और ये? वेरी गुड। ऐसे बता रहे इससे घूम के आए हो अभी अभी। अच्छा, ये क्या है? समझ में आ गया?
कहीं खड़े हो अचानक से, लोग मेरे से क्या दुश्मनी थी? क्या है ये? गीजर। ये समझ में आ गया। और ये क्या है? कैन यू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। गीजर में बुलबुला नहीं होता है, वो फट पड़ता है। उष्मा ऊर्जा का ज्यादा होना। बात खत्म। और क्या गर्म झरने और गीजर हमेशा वहीं पाए जाते हैं जहां सक्रिय ज्वालामुखी होता है? कैन बी अदर प्लेसेस एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल सन। इसका क्वेश्चन, ये कुछ एग्जांपल से इंट्रूसिव वर्ड। क्लोराइट, ग्रेनाइट किसका पार्ट है? आगे पढ़ेंगे अभी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक उसमें फिर से आएगा। हो गया ये? ऐसा कोई टॉपिक जो क्लास में आया आज और पूरा वॉल्केनो से क्वेश्चन कर सकते हमारे एग्जाम में? हाँ? अभी जाए करना, पीटी वाला सारा क्वेश्चन यही हो जाएगा, मेंस वाला भी हो जाएगा, तो देखो पहले ये क्या है। अच्छा, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, जहाँ कि ऊपर से मिट्टी कटाव हो, वो नीचे बाहर से बाहर आ जाए ऊपर की ओर, तो जैसे आप भी पढ़ा सिल्स डाइक, लोकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, इसके अलावा बैथोलिथ भी बाहर आ सकता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे कई जगह आ चुके हैं। ठीक है, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। वो तो फ्लड लावा बेसाल्ट का एग्जांपल है। हाँ, वो प्लेटू। नहीं नहीं, वो तो प्लेटू है, बाहर उठा हुआ पार्ट। वो नहीं कि उसको धस ये हट जाने से बाहर नहीं आया वो। ये कौन सा है? हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म। बता दिया था आपको क्या होता है मैंने। क्या होता है? इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे हम लोग। डिटेल में है, लंबा जाएगा, ये क्लास आज खत्म नहीं हो पाएगा। आते हैं। अच्छा चलो, ये आगे कर लेंगे बाद में, देखता हूँ कुछ क्वेश्चन आ जाए पीटी का तो। ये कुछ पॉइंट डिस्कस कर लो। क्या हवाई जहाज उड़ सकते हैं? आंसर, जो कहानी बताया यहाँ पे है। डन। क्या इसका क्यों ले रहे हो? ये सब कुछ ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मैंने क्या बताया? पहले उड़ते थे, एक बार जा रहा था, इंजन बंद हो गया, मरते मरते लोग बचे, तो हुआ कि नहीं आज के बाद से ऐसा रिस्क क्यों लेना है। अगला क्वेश्चन देखो तो, आगे नीचे भी है। लगभग 50 करोड़ लोग रहते हैं आसपास क्षेत्र में। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आसपास में रहते हैं, जरूरी नहीं है जैसे कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है। अब उसका सर्वेक्षण ऑलरेडी आ चुका होता है, सर्वे कि इसका कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि मैंने आइसलैंड बताया आपका, जो रिसेंट में घटना घटी, वहाँ 50 साल से लोग रह रहे थे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ तक अब नहीं पहुँच पाता उसका असर, लेकिन इस बार पहुँच गया। जनरली एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अलग अलग ज्वालामुखी का अलग अलग, किसी का फ्लो ज़्यादा होगा और दूर रहेंगे, किसी का कम होगा तो पास तक रह सकते हैं। साइज पे डिपेंड करता है उसकी, कितना इंटेंस है इस पर डिपेंड करता है, उसके वॉल्केनिक बॉम्ब कहाँ तक पहुँचते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो 100% सेफ्टी के हिसाब से ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ रहा तो हमने यहाँ घर बना लिया। उसे काफ़ी एक बफर जोन दिया जाता है, मार्जिन, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, ऐसा तो नहीं है। यूपी और बिहार, या फिर बिहार और नेपाल की तरह, पता है ना वहाँ पे कैसे है डिवीजन कई जगहों पे? नहीं पता। एक लाइन स्ट्रेट खींच दो ऐसे। एक बंदा शराब लेकर आराम से एग्जाम्पल दिया था अपना समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है? बिहार। यहाँ पे क्या है? यूपी। एक पैर बिहार में, एक पैर यूपी में, आराम से खड़ा है। बिहार की पुलिस आई, हाथ में लिया बॉटल शराब का, इधर कर लिया पैर। सर मैं यूपी में हूँ, यहाँ लीगल है, पता है ना। यूपी इज नॉट अ ड्राई स्टेट बट बिहार इज ड्राई। अगर बिहार में पकड़े गए तो
वहां पे इतने, बिहार में शराब बैन के नाम पे ऐसे ऐसे नियम कानून बने और ऐसे ऐसे प्रपोजल रखे गए। उसका एक प्रपोजल रखा गया था, कोई भी इंसान जो बिहार का है अगर कहीं दिल्ली या बाहर जाकर के वहां पी रहा हो होटल में बैठ के, मालूम चले उसको पकड़ लिया जाए। तो लेकिन कितना बकवास ये आंसर है, इसलिए नियम तुम्हारा है। तो फिर कहा कि चलो पब्लिक ले नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मैंने क्यों, हु द हेल यू आर टू डिसाइड कौन क्या करेगा। एक तो कितने बकवास नियम है। ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी कोई भी जब एक्सट्रीम डिसीजन ले जाते हैं तो हमेशा वो गलत होता है। हमेशा वो गलत होता है, चाहे रिलीजन में लो। जो रिलीजन में लेते हैं एक्सट्रीम डिसीजन, गलत होते हैं कि नहीं। एक्सट्रीम डिसीजन, चाहे गवर्नमेंट की बात करो, बिल्कुल बैन। आज हर घर में डिलीवरी हो रही है कि नहीं, हर गली में हो रही है। और लोग मर रहे हैं नकली शराब पी करके, उसकी तुम कंट्रोल करो। कितने का लॉस हो रहा है, उत्तर प्रदेश कितना कमाता है शराब से पता है। कितने, दिल्ली कितनी कमाती है पर साल। हाँ, 10,000 से लेके 14-15 हज़ार करोड़ रुपए। ये जो लोग पीते हैं अब नहीं पी रहे हैं वहां पे, आज भी पी रहे हैं। सब कहाँ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, किसके पास जा रहा है। पुलिस के कमाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। जो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल तरीके से शराब बेच रहे हैं। बाकी सोशल इश्यूज की क्लास में पढ़ना डिटेल में। क्या कहीं लोग ज्वालामुखी से खुद को गर्म रखते हैं। अभी बताया था ना, पानी कौन कौन यूज करता है गर्म पानी का, आइसलैंड में। हाँ करते हैं लोग। अच्छी बात बता सकते हो कुछ ज्वालामुखी का, जैसे क्या आता है। सीनरीज क्रिएट करेगा, अच्छा सीन्स, सीनिक ब्यूटीज, और हॉट स्प्रिंग गीजर, और सॉइल की फर्टिलिटी बन सकती है, और मिनरल्स मिल सकते हैं, गोल्ड डायमंड ये सब भी, है ना। तो इस फायदे मिल गए। लेकिन चूंकि घाटा ज्यादा है इसलिए फायदे नोट कर दिया। घाटा नोट करने की जरूरत है क्या इसका, नहीं। जानते हो क्या क्या हो सकता है, कब और कहाँ। दो शहर दफन हो गए। 79 BC में। कौन सा, पोम्पेयन, हरकुलिनियम। ठीक है। देखो इसमें बता रहा है कि पर्वत स्थानों पे 60 फीट तक भी मोटी मिली है, कई जगह 60-60 फीट तक अगर लावा जम जाए, 18 मीटर तक। डू यू थिंक समबडी कैन रियली सर्वाइव। डन। नाम बताया था मैंने, क्या नाम है उसका। क्राकटाओ कहाँ पे है, कहाँ पे है, फिलीपींस में। डन। फिलीपींस में, इंडोनेशिया। इसकी वजह से जो, आपको बताया था ना कि इसकी वजह से जो आया था सुनामी, वो कहाँ पहुंच गया था, अफ्रीका तक। सोचो। यूके। कई महीनों तक सूर्योदय नहीं हुआ था उस एरिया में, अंधेरा छाया हुआ था। आप लोगों ने अपने लाइफ काल में कभी ऐसा हुआ है कि दिन में आपको बल्ब जलाना पड़े, लालटेन, बल्ब जरूर जलाते हो, लालटेन। तो ग्रहण की वजह से। केवल दो ही लोग जिंदा बचे थे, बताया था क्वेश्चन। पीटी में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में, आईएएस नहीं पूछेगा ऐसा। लेकिन देखो, माउंट, पहले कहाँ पे है ये, मॉर्टेक्निक द्वीप, कैरेबियन आइलैंड में। क्या हुआ था, दो लोग बचे थे। कौन से दो लोग थे, बताया था मैंने। एक मोची और दूसरा कैदी। शायद यह एक ऐसा मौका था जब जुर्म ने किसी की जान बचाई हो, नेचुरली वे में। डन। बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसका आंसर करोगे।
अंडर वाटर। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल, आज रहने देते हैं यहीं पे, मेरा थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है। एंजॉय, आज नहीं करेंगे। मैपिंग आपको याद है? चलो फटाफट बता दो मुझे, ऐसे ही बताओ। आप खड़े हो जाओ, बैठे बैठे बताना। मैं बता रहा हूँ साउथ सदर्न अमेरिकन कंट्री, ठीक है। सबसे पहला बताना है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, उसके बाद फिर गुयाना, उसके बाद, उसके बाद कोलंबिया के बाद पेरू, चिली, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये बाकी। डन। सबको याद है कि ऐसे ही? श्योर। चलो फिर ये बताना, मान लो अब मैं शुरू कर रहा हूँ उसका, अफ्रीका, बताना। तो ये भूमध्य सागर है, ठीक है। ये कंट्री, ये 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 सूडान, उसके बाद इरिट्रिया, उसके बाद जिबौती के बाद, गलत, केन्या के बाद, वेट, मोजाम्बिक अफ्रीका के बीच में ये, और यहाँ अंदर में लेसेथो, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंट्री? नामीबिया, ऊपर, उसके बाद DRC मीन्स कॉन्गो, कॉन्गो, उसके बाद गैबॉन, गैबॉन पहले है, गैबॉन के बाद गिनी, छोटा सा कंट्री, उसके बाद कैमरून, उसके बाद GTV, कौन सा? घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ठीक है। यहाँ पे आ गए, इसके बाद कोटे दे आइवरी, क्या है? कोटे दे आइवरी, इसके बाद लाइबेरिया, इसके बाद सिएरा लियोन, उसके बाद गिनी बिसाओ, के बाद गिनी, उससे पहले गैम्बिया। ये कहानी बताया था इसके बाद ना, मैंने नहीं बताया था। पहले तो इसने महावत बना लिया, किसको? किसने बनाया? बंदर ने, हाथी से बैठने के बाद फिर आगे पैसे कमाने शुरू किए, तो गिनना शुरू किया पैसे, और उसको बिछाना शुरू किया अपने बेड पे आराम से, गिनी बिसाओ। उसके बाद पैसे आ गए तो और पैसे बढ़ाने हैं, गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया। कौन सा? गैम्बिया, गैम्बलिंग समझो। उसके बाद सेनेगल, सेनेगल को जाने से कुछ कनेक्ट कर सकते हो? गल जा सकता है। उसके ऊपर वेस्टर्न सहारा, भाग गए, और फिर मॉरिटानिया मरने से बचते हुए कहाँ पहुंच गए? ऊपर मोरक्को। डन, हो गया। अब इसमें क्वेश्चन अगला मुझे कल बताना आप लोग कि अफ्रीकन ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पार करता है। तो कल कम से कम एक दिन में ज़्यादा मैं टास्क नहीं दूंगा, सिर्फ इक्वेटर जिससे पास करती हूँ कंट्री का नाम है ना? इससे पहले दे चुका हूँ मैं लेक का नाम। अब कंट्रीज कर लेंगे जहाँ से इक्वेटर पास करता है, धीरे धीरे करके मैपिंग थोड़ा थोड़ा डेली करोगे तो अगले 2 महीने में 100% कमान हो जाएगा। डन। स्लाइड नहीं है? अब ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।